इस सीरीज के माध्यम से इतिहास के क्रमबद्ध घटनाक्रम को कहानी के रूप में सजाने का प्रयास किया गया है। इतिहास की इस श्रृंखला में कुछ घटनाएं किंवदंती मात्र हो सकती हैं, जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं हो सकता है। अनेक तथ्यों में भारी मतभेद के बावजूद हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके सामने केवल उन्हीं तथ्यों को रखा जाए जो सर्वमान्य हो। इस श्रृंखला का पहला चरण आपको विषय के प्रति जिज्ञासु, रुचिकर बनाएगा। इसके अलावा स्टोरी मोड अनेक आंकड़ों को लंबे समय तक याद करने में मदद करेगा। Use earphone for better experience, powered by Shakshi Classes. Special thanks from Gaurav Kushwaha sir. मैं भारत हूँ। 712 ईस्वी सिंध आक्रमण के बाद और मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के पहले एक घटना घटी जिसने भारतीय इतिहास को ऊंचा किया, परंतु यह हम भारतीयों के लिए दुर्भाग्य का विषय रहा है कि अनेक वीरों की गाथाओं को पाश्चात्य एवं मुस्लिम इतिहासकारों ने अपने मनचाहे ढंग से मोड़ दिया या उन्हें कोरों पन्नों में बेनाम छोड़ दिया। ऐसे ही वीरों में एक वीर थे बप्पा रावल। जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर अधर्म का झंडा लहरा रहा था और बालक पुरुषों तथा औरतों के साथ व्यभिचार अत्याचार कर रहा था, तभी उसी समय राजस्थान का शासक बप्पा रावल था। जब उसे इसकी क्रूरता के बारे में पता चला तो वह सुनकर आग बबूला हो गया। कसम भोलेनाथ की, अगर मैंने कासिम को छठी का दूध याद ना दिला दिया तो मैं काल भोज नहीं हूँ। इसके बाद राजस्थान का महान शासक काल भोज, जिसका वास्तविक नाम बप्पा रावल है, अपनी विशाल सेना के साथ सिंध की ओर रवाना होता है, जहां पहले से ही मोहम्मद बिन कासिम उसका इंतजार कर रहा था। आ गई काल भोज, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। क्या तुम भी ठीक की तरह सब कुछ गंवाना चाहते हो? मूर्ख कासिम, मैं दाहिर नहीं हूँ, मैं राजपूत शासक काल भोज हूँ, जो मैं तेरा काल बन के आया हूँ। इस युद्ध में राजपूत शासक बप्पा रावल की एक अच्छी विजय होती है और बप्पा रावल मोहम्मद बिन कासिम को घसीटते घसीटते ब्राह्मणवाद ले जाते हैं, जहां सभी अत्याचार का बदला लेते हैं बप्पा रावल। लेकिन उसी समय बप्पा रावल को अपनी पुत्री का एक संदेश प्राप्त होता है। पिताजी, मैं बीमार पड़ गई हूँ, जल्दी लौट आई। जब बप्पा रावल अपनी पुत्री के बीमार होने की खबर सुनते हैं तो वो तुरंत ही मोहम्मद बिन कासिम को छोड़कर राजस्थान की ओर रवाना होते, जहां उनकी पुत्री उन्हें रुकने के लिए कहती है, लेकिन वो तुरंत ही सिंध की ओर निकलना जारी करते हैं। लेकिन इसी बीच में मोहम्मद बिन कासिम अरब की ओर रवाना हो जाता है, जहां पर उसकी एक दर्दनाक मौत होती है। बाद में जब बप्पा रावल सिंध पर पहुंचते हैं तो सिंध के आसपास के जितने क्षेत्र हैं, आरौल, नीरूल, मुल्तान, ब्राह्मणवाद, इन सभी क्षेत्र पर अरबियों का प्रभुत्व जमा हुआ था। 769 ईस्वी तक बप्पा रावल इन अरबियों से लड़ते रहे, मुकाबला करते रहे और उन्होंने जब तक युद्ध जारी किया तब तक कि भारत अरबी मुक्त ना हो जाए। इसके बाद एक बार पुनः इनकी पुत्री इन्हें बुलाती है और इनसे प्रतिज्ञा दिलवाती है, पिताजी मेरी कसम खाओ कभी युद्ध नहीं लड़ोगे। तो यह कहानी थी बप्पा रावल की, जिनका जिक्र करने से इतिहासकार पीछे हटते हैं। आज भी ऐसे अनेक वीर हैं जिनका कोई नाम नहीं है, कोई पहचान नहीं है,
यह हमारी ही गलती नहीं है, यह पाश्चात्य एवं मुस्लिम इतिहासकारों का दिया गया इतिहास है जिसे हम पढ़ा रहे हैं। इसी दौरान मध्य एशिया के ईरान और इराक वाले क्षेत्र में एक शासक था, अब्दुल मलिक, सामनी वंशीय शासक। इसी वंश से एक व्यक्ति जुड़ा हुआ है, महमूद गजनवी। यह वही महमूद गजनवी है जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। यह वही महमूद गजनवी है जिसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। यह वही महमूद गजनवी है जिसने पहली बार सुल्तान की उपाधि धारण की थी। इसे गाजी कहा जाता है। तो इस सफर यात्रा में हम मिलते हैं उस महमूद गजनवी से। एशिया के मध्यवर्ती क्षेत्र जिसमें वर्तमान के ईरान इराक क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है, में तुर्क नस्लीय सामनी वंशीय शासक अब्दुल मलिक का राज था, जो अपने क्षेत्र में बड़ी शांतिपूर्वक शासन कर रहा था। लेकिन इसके 4 पुत्र षड्यंत्र कर अपने ही पिता की हत्या करना चाहते थे और वो इसके लिए किसी भी सीमा तक जा सकते थे। वहीं अल-तगीन, जो कि अब्दुल मलिक का वफादार सेनापति था, हर बार इन पुत्रों के षड्यंत्र को विफल कर देता था। लेकिन एक बार हद हो जाने के कारण वह दरबार में आता है। जनाब को अल्पतगीन का सलाम। हजूर, मैं आपको होशियार कर रहा हूँ कि आपके बेटे आपको मारकर गद्दी हासिल करना चाह रहे हैं। हाँ अल्पतगीन, मैं इनकी हर साजिश से वाकिफ हूँ। क्या कह रहे हो जनाब? परेशान ना हो अल्पतगीन, मैं सब जानता हूँ। मुझे वो कल मारने वाले हैं। आप उनकी किसी भी साजिश को नाकाम नहीं करेंगे। ऐसा क्यों जनाब? मैं बूढ़ा हूँ, मैं उनका चेहरा देख देख कर ही जी रहा हूँ। कोई बात नहीं, अगर वो मुझे मारना चाहते हैं तो। मैं यह होते नहीं देख सकता। अगर आज यह हो गया तो आने वाले वक्त में हर बेटा अपने बाप की हत्या कर गद्दी पर बैठेगा। हर चीज अपने हाथों में नहीं होती है अल्पतगीन। मेरी मौत के बाद आप एक फौज लेकर कहीं चले जाएं और वहाँ पर हुकूमत कायम करेंगे। यहाँ पर अल-तगीन अब्दुल मलिक की पूरी बात मानता है और वो एक फौज लेकर अफगानिस्तान के गजनी प्रांत में एक छोटा सा शासन स्थापित कर देता है और वहाँ पर एक नया वंश स्टार्ट करता है जिसका नाम है गजनी वंश। गजनी वंश जिसके संस्थापक अल-तगीन माने जाते हैं। सुबुकद्दीन, जो कि एक नया किरदार है इसमें, अल-तगीन का दामाद और सेनापति होता है। सुबुकद्दीन गजनी का क्षेत्र विस्तार करने में अहम भूमिका अदा करता है और वो काफी क्षेत्र को गजनी जमा लेता है, जिससे अल-तगीन काफी खुश हो जाता है और वो यहाँ पर एक वादा करता है। मैं बहुत खुश हुआ। जाओ सुबुकद्दीन, आने वाले वक्त में मैं तुम्हें हुकूमत करने का ऐलान करता हूँ। सुबुकद्दीन के शासक बनने के बाद अनेक राजनीतिक गतिविधियां बदलती हैं। सुबुकद्दीन का यह एकमात्र लक्ष्य ईरान को अपने क्षेत्र में शामिल करना है और वो लगातार ही ईरान वाले क्षेत्र को हड़पने के लिए आक्रमण करता है, साजिशें करता है। उसका पूरा से पूरा ध्यान पश्चिम अभियान में है। इधर पंजाब वाले क्षेत्र में हिंदू शाही वंश जयपाल का शासन है, जिसके मन में एक नया विचार चल रहा है जो इस प्रकार है। मंत्री सुबुकद्दीन लगातार क्षेत्र विस्तार में लगा हुआ है। अब वह दिन दूर नहीं जब भारत में भी गजनी वंश का शासन होगा। क्योंकि सुबुकद्दीन वर्तमान में पश्चिमी ईरान में व्यस्त है, अतः यह हमारे लिए स्वर्ण अवसर है कि हम भारत में गजनी वंश की जड़ें फैलने से पूर्व ही काट दें। जब जयपाल मौका पाकर 906 ईस्वी में गजनी पर आक्रमण करता है तो इसका पता सुबुकद्दीन को पहले से लग जाता है और वो पश्चिम का अभियान रोककर
आता है और वो सोचता है कि पहले मैं अपने घर को बचाऊं, बाद में मैं ईरान को जीतूं। और वो यह सोचकर गजनी लौटता है और जयपाल को हराता है। जयपाल यहाँ पर हार जाता है और वो दोनों एक संधि करते हैं। इस संधि के तहत जयपाल को वार्षिक कर देना पड़ता है। जयपाल गजनी से पंजाब आ जाता है। समय गुजरता है, समय बदलता है। इसके बाद 986 ईस्वी में जयपाल का मन बदल जाता है और वो कर देने से मना कर देता है। जब सुबुद्दीन को इस बात का पता चलता है तो वो अपनी सेना लेकर पंजाब पर अटैक करता है, यानी भारत पर अटैक करता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि तुर्कियों का भारत में प्रथम आक्रमण सुबुद्दीन के समय 986 ईस्वी में हुआ। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इस युद्ध में भी जयपाल की पराजय हुई और उसे छोड़ दिया गया। काफी समय तक सुबुद्दीन के परिवार में सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन एकाएक परिवार वाला समीकरण बिल्कुल बदल गया। सुबुद्दीन के 2 पुत्र थे, एक का नाम इस्माइल और दूसरे का नाम महमूद गजनवी। महमूद गजनवी जो कि एक महत्वाकांक्षी शासक था और वो चाहता था कि मेरे अलावा कोई दूसरा गद्दी पर नहीं बैठ सकता। हालांकि सुबुद्दीन अपने बड़े पुत्र इस्माइल को बादशाह सुल्तान बनाना चाहते थे, लेकिन महमूद गजनवी यह बिल्कुल होने नहीं दे सकता। जिस दिन सुबुद्दीन इस्माइल को शासक घोषित करता है, उसके एक दिन पहले ही महमूद गजनवी उसकी हत्या करवा देता है। अतः मजबूरी बस सुबुद्दीन को महमूद गजनवी को शासक बनाना पड़ता है और गजनी वंश पर एक नया शासक बैठता है, महमूद गजनवी, जिसने अपना ही इतिहास बना डाला। महमूद गजनवी लालची, क्रूर, महत्वाकांक्षी शासक है। इसका एकमात्र उद्देश्य अधिक से अधिक धन कमाना है और वो यह देखता है कौन कौन से मेरे अधीन राजा हैं, उन पर वो टैक्स बढ़ाता है। टैक्स बढ़ाने के साथ ही वो सोचता है कि मुझे ऐसा अवसर मिले कि भारत पर मुझे आक्रमण करना पड़ जाए, क्योंकि महमूद गजनवी बहुत पहले से जानता था कि भारत सोने की चिड़िया है जहां से मुझे अधिकतम धन प्राप्त हो सकता है। वजीर, तमाम बादशाहों को पैगाम भेज दो कि अब सालाना कर 2 गुना कर दिया जाए। गजनी हमारे धैर्य का फायदा उठाना चाहता है। अब पानी सिर से ऊपर निकल गया है। युद्ध की तैयारी प्रारंभ करो राजाओं। मंत्री, सभी भारतीय राजाओं को संदेश पहुंचा दो कि वह आपसी मनमुटाव को भुलाकर गजनी के विरुद्ध हमारा साथ दें, वरना आने वाला समय कुछ और ही होगा। जब यह संदेश भारतीय राजाओं के पास जाता है तो भारतीय राजा स्पष्ट कह देते हैं कि यह आपका व्यक्तिगत मामला है, हम इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अतः भारतीय राजा जयपाल को किसी भी प्रकार की सहायता नहीं देते और 101 ईस्वी में पेशावर का प्रथम युद्ध होता है और इस युद्ध में भी महमूद गजनवी की विजय होती है और जयपाल पराजित होता है। गजनवी, तू मुझे हरा चुका है। अनेक बार हारना भारतीयों के लिए मृत्यु के समान। जा, मैं तुझे बख्श दूंगा अगर तुम मेरा गुलाम बनकर हिंदुस्तान को लूटने में मेरी मदद करेगा। जयपाल जब ऐसा सुनता है तो वह समझ जाता है कि महमूद गजनवी उसका दुरुपयोग कर भारत की धन संपदा लूटना चाहता है। अतः वह बिना क्षण गवाए सिंधु नदी में कूदकर अपने प्राण देता है। हालांकि इसके पीछे एक मुख्य कारण उसके द्वारा बार बार पराजय होना भी है। के बाद मान लो महमूद गजनवी के जीत का तांता ही लग गया, वह लगातार जीतता गया। जो उसके सामने आया वो पहले से ही पराजित हो गया। अनेक राजाओं महाराजाओं ने तो पहले से ही हाथ जोड़ लिए, लेकिन एक शासक हुआ
आनंदपाल, जो कि जयपाल का पुत्र था, उसके मन में बदले की आग जल रही थी। पुत्र आनंदपाल, ऐसे ही भूखे रहोगे तो बीमार पड़ जाओ। माँ, जब तक मैं महमूद गजनी को मौत की नींद न सुला दूं, तब तक मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। महमूद गजनवी पहले से बहुत शक्तिशाली हो चुका है, उससे लड़ना बहुत मुश्किल। माँ, तुम व्यर्थ की चिंता मत करो। वीर कभी युद्ध के परिणामों पर समय नहीं गंवाते। मैं नहीं चाहता कि इतिहास में यह कहा जाए कि आनंदपाल ने अपने पिता के मौत का बदला नहीं लिया। आनंदपाल, जिसने बड़ी ही सूझबूझ तरीके से कई राजाओं को इकट्ठा किया, लेकिन वह भी पराजित हो गया, क्योंकि महमूद गजनवी पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका था। उसे हराना बहुत मुश्किल होते जा रहा था। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां थी जिसकी वजह से आनंदपाल को हारना पड़ा। मैं आपको बता दूं, मुस्लिम इतिहासकार भी इस बात को मानते हैं कि यदि आनंदपाल का हाथी उस समय पागल नहीं होता तो महमूद गजनवी को हारने से कोई नहीं रोक सकता था। हाँ मित्रों, यह बात पूर्णतः सत्य है जिसे छिपाया जाता है। चूंकि आप जानते हैं कि हिंदू शाही वंशों के पास सबसे ज्यादा हाथी थे, हाथी जो कि कीचड़ में नहीं चल सकते थे, और यदि वो एक बार पागल हो गए, यदि उनके पांव में आप भाला घोंपेंगे तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, और वो जो भागते हैं तो वो नहीं जानते भैया किसकी सेना सामने है, और जो सेना सामने आती थी उसको कुचल दिए जाते थे। मतलब आनंदपाल की और जयपाल की भी आधी सेना उन्हीं के हाथियों ने खत्म कर दी। तो पहला कारण माना जाता है हाथी। दूसरा, विषम भौगोलिक परिस्थितियां। आनंदपाल की सेना को विषम भौगोलिक परिस्थितियों में रहना पड़ा। पंजाब वाला क्षेत्र जो कि गर्म है, जो वहाँ के सैनिक हैं वो गर्म जलवायु के आदी हैं। जब वो ठंडी जलवायु वाले क्षेत्र में गए तो वहाँ पर रहना उन लोगों के लिए काफी मुश्किल रहा। इसीलिए कई सैनिक वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाए और उन्हें भी अपनी जान गंवानी पड़ी। इस वजह से भी आनंदपाल की सेना कमजोर पड़। कारण है विश्वासघात। आनंदपाल की सेना में अनेक ऐसे विश्वासघाती लोग थे जो कि गजनवी को गुप्तचर का काम करते थे, जिसकी वजह से महमूद गजनवी जीत गया। साथ ही साथ एक किस्मत भी होती है, और इस किस्मत ने आनंदपाल को हरा दिया। आगे चलकर यह महमूद गजनवी बढ़ता ही चला। कई इसने अभियान किए, मैं उन 18 अभियानों का यहाँ कोई जिक्र नहीं करूंगा। इसके बाद एक प्रमुख घटना होती है 1919 की। यहाँ पर पाल वंशीय शासक राज्यपाल घुटने टेक लेता है। अभी तक तो जितने राजा थे वो लड़ते थे, लेकिन राज्यपाल जो कि एक महत्वपूर्ण शासक था, इतिहास में पाल वंशों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह पाल वंशीय शासक राज्यपाल महमूद गजनवी के सामने घुटने टेक लेता है और वो हाथ मिला लेता है कि मैं तुम्हारी पूरी सहायता करूंगा। और इसका पता जब चंदेल वंशीय शासक जो कि बुंदेलखंड से संबंधित रखते हैं, वो क्या राज्यपाल डर के भाग गया? ऐसे राजा भारत के लिए कलंक हैं। गजनी से मैं बाद में निपटूंगा, पहले उस डरपोक और देशद्रोही का पता लगाओ। विद्याधर अन्य प्रमुख राजाओं के सहयोग से राज्यपाल की हत्या करवा देता है। जब इसका पता महमूद गजनवी को लगता है तो वो भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमने मेरे ऐसे व्यक्ति को मारा है जो कि भारत को या हिंदुस्तान को लूटने में मेरी मदद करने वाला था। अतः वह भी विद्याधर पर आक्रमण करता है और चंदेल वंशीय शासक विद्याधर भी यही चाहता था कि महमूद गजनवी से कब मेरा सामना हो, और दोनों में युद्ध होता है। आपको बता दो मित्रों, इतिहास का इस बात को नहीं बताते, लेकिन यह सत्य है। महमूद गजनवी का यह सबसे भीषण युद्ध था। अभी तक महमूद गजनवी की ऐसी टक्कर किसी व्यक्ति के साथ नहीं हुई थी। विद्याधर महमूद गजनवी को दिखा देता है कि भारतीय राजा क्या होता है। काफी युद्ध होता है। यहाँ पर महमूद गजनवी एक कूटनीति चाल चलता है और कहता है कि देखो विद्याधर, निश्चित तौर पर तुम शक्तिशाली बलवान हो, लेकिन थोड़ा देखो अपने सैनिक की ओर और हमारे सैनिक की ओर, कितने लोग मर रहे हैं।
ऐसा करते हैं हम लोग संधि कर लेते हैं। यहाँ पर विद्याधर भी सोचता है कि ठीक है, नरसंहार काफी हो रहा है, यहाँ पर संधि करना ही बेस्ट रहेगा। और यहाँ पर चंदेल वंशीय शासक विद्याधर संधि कर लेता है। और इसके बाद अब वो सोचता है कि एक लंबा हाथ मांगू, जिसके बाद मुझे छोटे मोटे आक्रमण ना करना पड़े। और इसका पता चलता है कि गुजरात में एक मंदिर है, सोमनाथ मंदिर। भारत में महमूद गजनवी की सबसे महत्वपूर्ण घटना 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर की लूट थी। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते महमूद गजनवी बहुत अधिक शक्तिशाली बन चुका था। अतः वह सर्वप्रथम गुजरात के काठियावाड़ के शासक भीम प्रथम को चुनौती देता है, लेकिन यहाँ भीम प्रथम बिना युद्ध करे ही भाग जाता है। इसके बाद वो पूरी शक्ति से सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है, जिसका विरोध करने के लिए लगभग 1000 शिव भक्त सन्यासी सामने आते हैं। यह महमूद गजनवी बिना कुछ सोचे समझे इन 1000 सन्यासियों का कत्लेआम करते जाता है। जब इसका पता अन्य राजपूत शासकों को पता चलता है तो लगभग 10,000 राजपूत उससे लड़ने आते हैं, लेकिन यहाँ भी राजपूत शासक पराजित हो जाते हैं। इसके बाद महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर में रखी बेतहाश संपत्ति को लेकर गजनी को प्रस्थान करता है, लेकिन रास्ते में उसे कुछ डाकुओं द्वारा लूट लिया जाता है। कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर की लूट तक विश्व इतिहास में सबसे बड़ी लूट थी। सोमनाथ मंदिर को लूट रहा था, तभी उसका सामना एक ऐसे व्यक्ति से हुआ था जिसने महमूद गजनवी के नानी याद दिला दी। उसका नाम था गौरा बाबा। एक राजपूत शासक था। कहा जाता है, राजस्थान के इतिहास में लिखा हुआ है। मुझे दुख है कि ऐसे वीरों का हिसाब किताब राष्ट्रीय स्तर पे नहीं रखा जाता है, स्थानीय स्तर पे है। गौरा बाबा, जिसने महमूद गजनवी की आधी सेना को चट कर डाला था, रास्ता गलत बताकर। वेश बदल कर गौरा बाबा गए थे और गलत रास्ता बता दिया था उन्होंने। और उन्हीं के गजनी प्रांत में जाकर महमूद गजनवी का गला पकड़ लिया था, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और वो यहाँ पर मारे गए। महमूद गजनवी जब अपार धन संपत्ति लूटकर घर गजनी चला गया, तो वहां उसके साथ एक घटना घटी। महमूद गजनवी जानता था कि अब मेरी उम्र आने वाली है, इसीलिए और मध्य एशिया के जाने माने व्यक्ति फिरदौसी को बुलावा भेजता है और कहता है, फिरदौसी, आपकी कलम हैरत अंगेज है। आप जितना अच्छा मेरे जीवन के बारे में लिख सकते हैं लिखें। मैं आपको हर एक आयत पर 100 सोने के सिक्के दूंगा। अच्छा जी जनाब। इसके बाद फिरदौसी अपनी पुस्तक शाहनामा, जिसे अफगानिस्तान की महाभारत कहा जाता है, में महमूद गजनवी के प्रत्येक बुरे से बुरे कृत्य को भी अच्छाई में बदल देता है। जब फिरदौसी के जीवन के अंतिम दिन होते हैं तथा वह बेसहारा और गरीबी से जीवन व्यतीत करता होता है, तो वह सहायता हेतु गजनवी के पास आता है। हजूर, आज मेरी किताब शाहनामा लिख चुकी है। बहुत अच्छे फिरदौसी। मैं यहाँ पर अपना इनाम लेने आया हूँ। इसे हर एक आयत पर 100 चांदी के सिक्के दिए जाएं। लेकिन आपने तो सोने के सिक्कों को देने की बात की थी। आपको जो दिया जा रहा ले लें, लिहाजा आपको खाली हाथ जाना पड़ेगा। यहाँ फिरदौसी चांदी के सिक्के को लेना स्वीकार नहीं करता और वह खाली हाथ घर चला जाता है और अपनी पुस्तक में गजनी के लिए एक बुरा श्लोक लिखता है।
हजूर, हम सैनिक नगर में कहीं भी जाते हैं तो हम आपकी बुराई को सुनते हैं जो हमें कमजोर बनाती है। लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि फिरदौसी को सोने के सिक्के दिए जाएं। यहाँ गजनी को इस बात का एहसास हो जाता है और वो इसकी सहमति दे देता है कि जब आयत पर 100 सोने के सिक्के दिए जाएं। जब सैनिक इन सिक्कों को लेकर फिरदौसी के घर जाते हैं तो यहाँ पर एक दुखद घटना होती है। फिरदौसी, जिसने जीवन भर महमूद गजनवी का साथ दिया, महमूद गजनवी के बारे में सब कुछ लिखा, अपना तन मन सब लुटा दिया, उसका जनाजा जा रहा है। उसकी आंखें नम थी। उन्हें वहाँ फिरदौसी की पुत्री मिलती है जो लड़की, ये रकम आपके बाप के लिए आई है, आप इसे रख लें। दफा हो जाए यहाँ से, अल्लाह तेरी कर्म माफ नहीं करेगा। तो यह घटना बताती है कि महमूद गजनवी किस प्रकार महत्वाकांक्षी, लालची, कपटी तथा क्रूर शासक था। इसके बाद वह भारत में पुनः आया। 1027 ईस्वी में उसने जाटों से अपना बदला लिया। 1030 ईस्वी तक पहुंचते पहुंचते महमूद गजनवी काफी बीमार पड़ गया। कहा जाता है कि उसे वर्तमान में प्रचलित मलेरिया बीमारी हो गई थी, जो उस समय लाइलाज थी। इस बीमारी के साथ जीते जीते बड़े दुख के साथ वह जीता रहा। यहाँ पर कई मुसलमान कहते हैं कि उसने सोमनाथ मंदिर में अनेक देवताओं को अपमानित किया था, जिसका दंड उसे अभी मिल रहा। खैर, जो भी हो, महमूद गजनवी के सामने अपार सेना, अपार संपत्ति थी, लेकिन उसकी आंखों में नम था। वो सोच रहा था कि यह अपार धन और सेना मेरे दुख का निवारण नहीं कर सकती है। वेट करिए, हमारा ये सफर बस खत्म ही होने वाला है। महमूद गजनवी के बारे में आपको थोड़ी दिलचस्प बात बता दूं तो महमूद गजनवी एक शायर था, शायरी लिखता था खुद। उसकी कई सारी शायरी आप देख सकते हैं। मैं एक शायरी आपको यहाँ सुनाने वाला हूँ। साथ ही साथ वो पुरुष प्रेमी था। तो वो शेर है, ना हुस्न में रही वो सेखियां, ना इश्क में रही वो गर्मियां, ना वो गजनवी में तड़प रही, ना वो खम जुल्फ ए अयाज में, ना एक खम जुल्फ ए अयाज में। इसीलिए तुझे देता है दिल दुआएं बहुत, शब्द फिराक के पहलू में है बलाएं बहुत। इसीलिए तुझे देता है दिल दुआएं बहुत, शब्द फिराक के पहलू में है बलाएं बहुत। मैं नफरतों की तरफ एकदम नहीं आया, मोहब्बतों की मिली है मुझे सजाएं बहुत। हुआ गरीब तो तन्हा खड़ा हूं रस्ते में, भरी थी जेब तो थे लोग दाएं बाएं बहुत। हमारे हक में नहीं है फिजा जमाने की, लगे जो जख्म तो चलने लगे हवाएं बहुत।